वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों से हमने प्रॉमिस किया था और आप लोगों का भारी डिमांड भी था कि सर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का आप जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंट्रोडक्शन न देते हुए हम डायरेक्ट आते हैं आपके जो है कुछ बातों पर जो याद दिलाना बहुत आवश्यक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में तमाम सारे ऐसे जो है फार्मूले आए होंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहे होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक आपका काशीज का थ्योरम था, तो काशी का थ्योरम बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। काशी का थ्योरम ये कहता था कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है ना, इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, सपोज कर लिया कि ए क्या है, सी जो है आपका कोई क्लोज कंटूर है और कोई फंक्शन एफ जेड जो है एनालिटिक है सी के अंदर और इसकी बाउंड्री पर, तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि जो इंटीग्रेशन होता है आपका, है ना, इंटीग्रेशन जो होता है फंक्शन का एफ जेड का, वो कितना होता है, 0 होता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है और आप सभी लोग जानते हैं कि इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। एक तो खास बात समझिए, अगर आप किसी भी एनालिटिक फंक्शन को पहचानते हैं जो किसी दिए हुए कंटूर के अंदर, अब यहाँ सर्किल भी दे सकता है सी, रेक्टेंगल भी दे सकता है, कहने का मतलब अगर आप किसी फंक्शन को बड़ी अच्छे से पहचान रहे हैं और पक्का वो किसी दिए गए कंटूर सी के अंदर अगर एनालिटिक है और ऐसे एग्जाम में दे दिया है और पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सीधे आप आंसर 0 मारेंगे। जैसे मान लिया कि अगर आपसे कह दे कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पे आपको वो कह दे कि आपका जो कंटूर सी है वो माड जेड इक्वल टू 1 है। माड जेड इक्वल टू 1 समझ रहे होंगे कि यूनिट रेडियस की सर्किल की बात कर रहा है। तो सोचिए कि ये आपका एक पॉलिनोमियल है कॉम्प्लेक्स का और ये हमेशा क्या होता है आपका एनालिटिक होगा। तो एनालिटिकल फंक्शन होने के कारण जब एनालिटिक है तो एनालिटिक होने के कारण आपका क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो होगा आपका 0 हो जाएगा। ऐसे सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पर जहाँ जेड स्क्वायर लिखा था हमने, यहाँ ई के पावर जेड लिखा रहता, डी जेड लिखा रहता, और यहाँ पर सपोज कर लिया कि आपका कोई भी एक क्लोज कंटूर दे देता, सपोज कर लिया कि 1.5 रेडियस का ही जो है कोई एक सर्किल दे दिया, पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत आंसर 0 मारेंगे। क्यों 0 मारेंगे? बिकॉज ई के पावर जेड जो होता है ये इंटायर फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है ना, एवरीवेयर, तो इसको तो कोई समस्या है नहीं, तो बाई काशीज थ्योरम ये तुरंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा एप्लीकेशन काशीज थ्योरम से निकाला जा सकता है। अभी हम कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न बताएं। फिर इसके बाद आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा पढ़ा होगा काशीज इंटीग्रल फार्मूला, विच इज ए वेरी हेल्पफुल फार्मूला। काशीज इंटीग्रल फार्मूला, आई थिंक सबको मालूम होगा कि काशीज का इंटीग्रल फार्मूला क्या था। आप सबको मालूम है कि काशीज का इंटीग्रल फार्मूला कहता था कि अगर एफ जेड कोई एक फंक्शन है, अगर एफ जेड क्या है, कोई एक फंक्शन है, और अगर वो किसी क्लोज कंटूर सी के अंदर एनालिटिक है, एफ जेड कोई अगर फंक्शन है और किसी क्लोज कंटूर के अंदर और इसकी बाउंड्री पर क्या है, कंटिन्यूअस है, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, और सपोज कर लिया कि अगर स्मॉल ए कोई एक पॉइंट है, स्मॉल ए क्या है, कोई एक पॉइंट है, कहाँ पे है, विद इन दी कंटूर सी, कंटूर सी के अंदर, तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि इस पॉइंट पे अगर आपको फंक्शन की वैल्यू पता करनी हो, है ना, इस एफ जेड, इस जो है इस फंक्शन, जैसे एफ जेड जो भी फंक्शन है जो एनालिटिक है उस पे अगर ए पे वैल्यू आपको पता करनी है, तो इस पे वैल्यू पता करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 पाई आई थिंक सबको याद होगा फार्मूला, इंटीग्रेशन एलॉन्ग द क्लोज कंटूर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए एंड डी जेड। आई थिंक सबको याद होगा ये फार्मूला। अब हम थोड़ा सा आपको इस फार्मूले में बताएंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो देखिए ऊपर ये जो लिखा है एफ जेड, ये आपका एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। मतलब अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो ट्राई करिएगा कि नीचे जो जेड माइनस ए टाइप का लिखा है उसमें ए अगर सिंगुलरिटी टाइप का है
तो अच्छी बात है। लेकिन नीचे अगर कोई ऐसा पार्ट लिखा है जिसको इस कंटूर सी में कोई समस्या नहीं है तो उसको आप एफ जेड के ऊपर ले, कोई समस्या ना होने का मतलब वो बिल्कुल एनालिटिक है तो उसको यहाँ ऊपर ही ले लीजिएगा, और जितने लोगों को समस्या नहीं होगी जितने हिस्सों को, उसी का नाम हम लोग एफ जेड बोलेंगे, और नीचे जिसको समस्या होगी जेड माइनस ए टाइप का उसको लिख देंगे। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। पहले तो आपको ये फार्मूला हमने रिकॉल करा दिया। अच्छा, आप लोगों ने एक डेरिवेटिव का भी फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो किसी पॉइंट पर, क्लोज कंटूर के अंदर किसी पॉइंट ए पर, तो आप लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा फैक्टोरियल एन अपान 2πi, फैक्टोरियल एन अपान 2πi इंटीग्रेशन एलॉन्ग सी एंड एफ जेड, और अपान क्या होता है? आई थिंक सबको याद होगा, एफ जेड अपान होता है जेड माइनस ए के पावर, आपको सबको मालूम है इसके पावर होता है जितना यहाँ होता है उससे एक ज़्यादा, n+1, एंड आप यहाँ पे डी जेड लगा दीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला भी सबको याद होगा। ये आपका क्या होता है? डेरिवेटिव का फार्मूला होता है। एग्जाम में सीधे सीधे फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इन फार्मूले को भी एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो हमें लगता है इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, बाकी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, कैसे एग्जाम में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन बनेगा। तो कुछ सुंदर सुंदर क्वेश्चंस को करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे किस टाइप के प्रश्न बनेंगे। हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर सॉल्यूशन आपको ना करना पड़े, डायरेक्ट भी आप आंसर दे पाएँ। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। तो चूंकि हमको टाइपिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हमने पीडीएफ का इस्तेमाल सोचा हम कर लेंगे। तो हम एक पीडीएफ बना के रखे हैं, उसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी हम दोबारा आकर के लिखना शुरू कर लेंगे। तो हम कॉम्प्लेक्स का वो पीडीएफ निकाल रहे हैं और यहीं से हम लोग क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आप सभी लोग। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व। आई थिंक स्क्रीन पे सबको पूरा का पूरा दिख रहा होगा और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कह रहा अ सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व डिवाइड्स द आर्गेंड प्लेन। देखिए सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व, जॉर्डन कर्व का डेफिनेशन आप सभी लोग पढ़े होंगे, जब भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो जॉर्डन आर्क, जॉर्डन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, ये सब पढ़ाया गया होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में हम बहुत डिटेल बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो कह रहा कि कोई सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व जो है वो आर्गेंड प्लेन को, आर्गेंड प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन को, इनटू कितने भागों में डिवाइड करता है? ओपन डोमेन्स, कह रहा इनटू कितना? 2 ओपन डोमेन्स में, विच हैव कर्व एज ए कॉमन बाउंड्री, या कितने में? यह आपसे चर्चा करना चाह रहा है। तो जरा देखिए, अगर इसका क्वेश्चन अगर इस टाइप का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है इसके बारे में हम लोग जरा सोचें कि आपका जो जॉर्डन कर्व है वो क्या कर पाएगा। तो अगर कोई सिंपल जॉर्डन कर्व की जब ये बात कर रहा है, सिंपल सी बात, तो जरा सोचिए कि अगर कोई सिंपल जॉर्डन कर्व है, अगर आप यहाँ पे ऐसे ड्रा ही कर दिए, सपोज के लिए यही सिंपल आपका जॉर्डन कर्व है, तो बताइए पूरे के पूरे आर्गेंड प्लेन को, एक तो इसके अंदर वाला हिस्सा हो गया और एक तो इसके बाहर वाला हिस्सा हो गया, तो 2 ही हिस्सों में ना डिवाइड किया। और इसकी ये जो बाउंड्री है, इसकी ये जो बाउंड्री है, मतलब ये जो कर्व जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, जिस कर्व का नाम आपका सिंपल क्लोज जॉर्डन कर्व है, यही आपका जो है इसका क्या है? कॉमन बाउंड्री है। समझ गए? तो कुल कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो आपका इसका जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर 2 हो जाएगा। आप लोग देखिएगा यहाँ नीचे हमने कहीं टिक मारा है, चूंकि ये बुक हमने बहुत पुराने बुक का बनाया हुआ है, तो बहुत पहले का एक टिक लगा हुआ है, तो टिक लगा हुआ सही नहीं हो सकता है। तो हम जो बताते जाएंगे आप नोट करते जाइएगा, और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए हम टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो 2 ही होगा, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। कह रहा है कि जो पाथ होता है ऑफ द इंटीग्रल, जैसे कोई एक इंटीग्रेशन है, ए से बी तक आपको इंटीग्रेट करना है ना, और एफ जेड को है ना, तो कह रहा है कि ये इंटीग्रेशन जो होता है
वो क्या होता है। एक बात हम आपको बता दें कि जब ये इंटीग्रेशन है, जब तक कि वो पर्टिकुलर किसी पाथ की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो ए से बी के बीच में किसी भी कर्व के बीच में हम लोग किसी भी कर्व के सहारे ए से बी पे जा सकते हैं। भाई अगर हमारे पास दो पॉइंट ए और बी दिया है और अगर आपका कनेक्टेड डोमेन है तो ए से बी पे हम किसी भी दो कर्व के अलग जा सकते हैं ना। तो इसीलिए एनी कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट ए टू बी, आपका ही ऑप्शन सही होगा कि जो पाथ होता है डेफिनेट इंटीग्रल का ए से बी पे जाने का, वो कोई भी कर्व हो सकता है जो जेड इक्वल टू ए से जेड इक्वल टू बी को क्या करता हो, ज्वाइन करता हो। क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो हमारा जो स्पेस होता है वो कनेक्टेड लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर यल लिखा हुआ है, यल कोई जो है आर्क होगा या कोई कर्व होगा डिजिट का, वेयर यल एनी रेक्टिफिएबल आर्क। अब आप सोच रहे होंगे रेक्टिफिएबल क्या है? एक ऐसा आर्क, एक ऐसा कर्व जिसकी लेंथ को मेजर किया जा सकता है, उसको रेक्टिफिएबल बोलते हैं। तो कह रहा है कि वेयर यल क्या है? कोई रेक्टिफिएबल आर्क है जो किसको ज्वाइन कर रहा है? पॉइंट ए से पॉइंट बी को ज्वाइन कर रहा है। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? जस्ट आप इंड पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे आपको उस कर्व की लेंथ ही आपकी आंसर, मतलब यहाँ पे रेक्टिफिएबल कर्व है तो जस्ट आप b माइनस ए कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, मॉड डीजेड की वैल्यू पूछ रहा है। रियल क्या है? कोई रेक्टिफिएबल आर्क है जो z इक्वल टू ए से z इक्वल टू बी को ज्वाइन करता है। देखिए इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मॉड नहीं लगा है तो आपका आंसर जस्ट क्या हुआ है? रेक्टिफिएबल आर्क होने समय b माइनस ए हुआ है। यहाँ अगर मॉड लगा रहेगा तो आपका सीधे सीधे यल की जो भी लेंथ होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? कह रहा है कि एफ जेड एनालिटिक है। एफ जेड क्या है? एनालिटिक है। कहाँ एनालिटिक है? इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में। कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी है, उसके अंदर क्या है? एनालिटिक है। बड़ा ध्यान से प्रश्न देखिएगा, एफ जेड क्या है? एनालिटिक है इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। देखिए ये जो लिखता है शब्द सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसा लिखने से आपको एक सुविधा मिलेगी, आपको एक फ्रीडम मिलेगी कि जब भी इस डोमेन में दो पॉइंट को ज्वाइन करना होगा तो कनेक्टेड होने के कारण आप ज्वाइन कर पाएंगे। और सी क्या है? कोई क्लोज्ड कंटिन्यूअस रेक्टिफिएबल कर्व है डी में। अच्छा, एफ जेड क्या है? एनालिटिक है। किसके अंदर एनालिटिक है? पूरे डोमेन डी के अंदर एनालिटिक है। और सी क्या है? सी कोई क्लोज कंटिन्यूअस रेक्टिफिएबल कर्व है जो पूरा पूरा डी के अंदर क्या है? समाहित है, इम्बेडेड है। तो सोचिए कि जब आपका पूरा सी जो कर्व है वो डी के अंदर समाहित है और आपका डी कैसा डोमेन है जिसमें फंक्शन क्या? एनालिटिक है, तो एफ जेड सी में भी तो एनालिटिक हो जाएगा, अर्थात सी के अंदर और इसके बाउंड्री पर एनालिटिक हो जाएगा। तो कासी क्या कहते हैं? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो सीधे सीधे देखिए आपका स्टेटमेंट है ये कि आपका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि आपका एफ जेड जो था वो एनालिटिक था डी के अंदर और सी किसके अंदर है? डी के अंदर ही तो है। तो सी के जब एफ जेड डी में है तो सी पे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा चूंकि सी डी के ही अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको देख करके आपको फार्मूला भी एक बार रिकॉल हो जा रहा होगा। कह रहा है कि अगर एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है, कहाँ है एनालिटिक? सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में। अब तो हमें नहीं समझाने की जरूरत है कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी क्या है। इनक्लोज्ड बाई अ रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व सी, है ना। तो कह रहा है कि फंक्शन जो है एफ जेड वो कंटिन्यूअस है। कहाँ कंटिन्यूअस है? कर्व सी पे। तो कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट आप डी में लेकर चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? सीधे सीधे आप जानते हैं कासी का इंटीग्रल फार्मूला, जैसे हमने यहाँ पर अभी अभी ए लेकर बताया था। तो ए की जगह क्या लिखा है? जेड नाट लिखा है, तो जेड नाट यहाँ पर लिखा है, जेड जीरो जो भी लिखा है। तो जेड एफ ऑफ जेड नाट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 पाई आई एफ जेड अपन हम लोग जेड माइनस ए लिखते थे, तो जहाँ ए है वहाँ क्या लिखा है? जेड नाट लिखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा इसमें से सही है? आप लोग जब भी पढ़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि अगर ऐसे इंटीग्रेशन लिखा है एफ जेड डी जेड, तो दोनों साइड का अगर आप मॉड ले लेंगे तो मॉड लेने से सीधे सीधे इक्वल वैल्यू नहीं बनती है। यहाँ पर जब दोनों पे अलग अलग मॉड को लगाएंगे तो वैल्यू लेस देन इक्वल टू बनता है। आप सबको मालूम है और इनइक्वलिटी सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमें लगता है कि जो नहीं पहचानते हैं वो लोग देख लें कि अगर मॉड इंटीग्रल यल एफ जेड डी जेड लिखा है तो कैसे ये जो है टूटता है। ठीक, अच्छा 8वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है।
कह रहा कि यल कोई एक सर्किल है, यल क्या है, कोई एक सर्किल है ना। अच्छा आइए हम इसी क्वेश्चन को जो थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको सीधे सीधे क्या कह रहा है 8वें क्वेश्चन में, कह रहा है कि आपका यल कोई एक सर्किल है, यही ना कह रहा था कि यल कोई एक आपका एक सर्किल है। और सर्किल क्या दिया था, सर्किल ये दिया था z माइनस ए और इक्वल टू आर। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि सर्किल का सेंटर ए है और रेडियस क्या है, आर है। ये आपसे बात कर रहा था चर्चा। अच्छा तो आपको किसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा था, आपको वैल्यू इसी का पूछ रहा था, यल मतलब समझ रहे हैं, यहाँ यल का मतलब यही वाला कर्व है, यल का मतलब यही वाला कर्व है ना, ये सर्किल ही है। तो कह रहा इसी सर्किल के अलांग आपको इंटीग्रेशन करना है। और किसका इंटीग्रेशन अभी आपसे पूछ रहा था, आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा था dz अपान z माइनस ए का। जैसे ही आप इसको देखेंगे ना एग्जाम में, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, अरे तो बिल्कुल dz अपान z माइनस ए जैसा दिख रहा है, अरे कुछ यहाँ पे अधूरा टाइप का नज़र आ रहा है, लग रहा है। क्या अधूरा टाइप का नज़र आ रहा है, ऐसे यहाँ पे 2 पाई आई हुआ करता था कभी हमारे यहाँ, और ये वैल्यू हुआ करती थी, किसकी वैल्यू हुआ करती थी, एफ ऑफ ए की वैल्यू हुआ करती थी। आपको तुरंत लगेगा धीरे धीरे याद आने, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसमें बस यहाँ से वैल्यू दिया, ये वाली वैल्यू दी नहीं है। तो एक काम करिए, यहाँ से इसको गायब कर लीजिए, और गायब जब करेंगे तो 2 पाई आई नीचे इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 पाई आई एफ ऑफ ए, यही ना होगा आपका। तो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ओरिजिनल फार्मूले में यहाँ एफ जेड भी होता है, ओरिजिनल फार्मूले में आपका क्या होता है, यहाँ पे एफ जेड भी होता है, यही होता है। देखिए पहली बात आप क्या करेंगे कि आप ओरिजिनल फार्मूले को ऐसे लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है इसीलिए हम आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझा रहे हैं। पहले आप ओरिजिनल फार्मूले को ऐसे लिख लीजिए। तो आपका ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, आपका ओरिजिनल फार्मूला होता है 1 अपान 2 पाई आई और इंटीग्रेशन में आप लिखते हैं एफ जेड और अपान कितना लिखते हैं z माइनस ए एंड डी जेड, यही ना लिखते हैं ओरिजिनल फार्मूले में z माइनस ए, आप इसको लिखते हैं। ठीक, अब आपसे जो वैल्यू कह रहा है आप उसको ले लीजिए। आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपको वैल्यू पूछ रहा है इंटीग्रेशन डी जेड अपान कितना z माइनस ए का। और यहाँ पे जो आप पहले एक सर्किल सी यहाँ होता था, यहाँ पे उस सर्किल सी के जगह इसने यल दिया है, यल का मतलब यही वाला सर्किल है। ठीक, चाहे वो सर्किल को यल से लिखे चाहे सी से लिखे, हमें क्या पड़ा है, जो मन करे वो लिखे। तो बिल्कुल आप इसको यहाँ से ध्यान से देखिए, तो आप ध्यान से देखेंगे तो एफ जेड जो है यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ जेड इंटू डी जेड है, यहाँ पर केवल डी जेड है, मतलब एफ जेड आपको 1 दिख रहा है। तो पहली बात इसको देख करके यहाँ से जो भी दिया है उसको लिख लीजिए। तो आपका एफ जेड क्या हो गया, 1 हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई। चलिए एफ जेड आपका 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो ए लिखा है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू लिखी है इसके सामने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो 2 पाई आई को अगर आप इधर ट्रांसफ़र करिए तो यहाँ से आप मिटा दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू कितने के बराबर बनेगी, 2 पाई आई और इंटू क्या बनेगा, एफ ए बनेगा। तो सोचिए इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगा 2 पाई आई, और 2 पाई आई के जस्ट बगल में आपकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एफ ऑफ ए। कोई दिक्कत, आपकी वैल्यू ये हो जाएगी एफ ऑफ ए। ठीक, अब जरा सोचिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आई, एफ ऑफ ए का मतलब कितना होगा। देखिए यहाँ पे जो एफ जेड आपको मिला रहेगा, जैसे आप तुलना किए हैं तो यहाँ पे 1 मिला है, तो कांस्टेंट मिला है, तो अगर जेड की जगह ए भी रखेंगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगा ना, चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है। भाई अगर एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस कुछ रहता या यहाँ इधर साइड में जेड रहता तो जहाँ ए रखते यहाँ भी तो ए रखते, लेकिन जब 1 है तो एफ ऑफ ए की भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई आई। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई आई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप देखिए इसी से तुलना करके हमने आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। तो हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत इसमें हुआ होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका आंसर 2 पाई आई आ गया, और आप एग्जाम में करेंगे बड़ी तेजी से करेंगे। अभी देखिए अगला क्वेश्चन जब आएगा ना तो सीधे यहाँ देखिए जेड माइनस ए दिख रहा है,
आपको सीधे सीधे दिखेगा एफ हाफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आता है, तो सामने का 1/2 पाई जब गायब रहेगा तो 2 पाई को इधर भेज देंगे हम लोग, तो आपका एफ ए इंटू 2 पाई दिखेगा और एफ ए यहाँ पर एफ जेड 1 दिख रहा है साफ साफ, तो सीधे 2 पाई पर आंसर मार देंगे। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि यल जो है आपकी कोई एक सर्किल है, ठीक है। अच्छा, यल क्या है आपका, कोई एक सर्किल है और सर्किल का रेडियस है 1। तो आपसे क्या कह रहा है कि जेड बार डी जेड की हमको वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे जेड बार डी जेड की वैल्यू? चलिए हम आपको थोड़ा सा इसको भी कैलकुलेट करके आपको सिखाते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू आप बताएंगे, ठीक है। आइए हम लोग सीखते हैं इसकी वैल्यू हम लोग कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे। आपके पास जो सर्किल दिया हुआ था वो सर्किल कितना दिया था, मॉड जेड इक्वल टू 1 दिया था, ठीक। आपसे किसकी वैल्यू कह रहा है बताने के लिए, आपसे जो वैल्यू कह रहा है डिस्कस करने के लिए वो कह रहा है जेड बार डी जेड की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप इस सर्किल को चाहे तो यहाँ से जेड इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर आई थीटा। आप जानते हैं कि यूनिट सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड इक्वल टू ई के पावर आई थीटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? क्यों लिख सकते हैं? हमें तो नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होगा। भाई ई के पावर आई थीटा का मतलब होता है काश थीटा प्लस आई साइन थीटा, और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे काश थीटा प्लस आई साइन थीटा का। ऐसे जब इसका ये निकालेंगे तो अंडर रूट काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होकर के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू ई के पावर आई थीटा आप लिख सकते हैं। तो सोचिए जब जेड इक्वल टू ई के पावर आई थीटा लिखेंगे तो बताइए जेड बार कितना हो जाएगा। जेड बार जहाँ जहाँ आई है बस वहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो आपका जेड बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई के पावर माइनस आई थीटा। कंफर्म है पूरी बात? अच्छा, आप सर्किल में चल रहे हैं ना, तो सर्किल में जब चलते हैं तो आपका एंगल कहाँ से कहाँ तक चलता है, आपका 0 से चलेगा। जब ये पूरी राउंड मार के आएंगे तो कुल कितनी दूरी आप तय करेंगे, 2 पाई। तो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन क्या लगाएंगे, 0 से 2 पाई। आपका हो गया 0 से 2 पाई। अच्छा, जेड बार की वैल्यू कितनी आप पुट करेंगे, ई के पावर माइनस आई थीटा, ई के पावर माइनस आई थीटा। और यहाँ पे आपका यह हो गया डी, और जेड की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं आप, ई के पावर आई थीटा। अब इसी को आप सॉल्व करिए, आपका आंसर अभी मिल जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व करिए, हमें तो लगता है सभी लोग आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बहुत आप लोग टैलेंटेड व्यक्ति हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सॉल्व करना जितना आसान है उतना रियल एनालिसिस और कैलकुलस में नहीं होता था। इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए तो आप जानते हैं ई के पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन ई के पावर आई थीटा ही होगा, लेकिन आपका आई थीटा का दोबारा होगा तो आई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और थीटा का आपका डी थीटा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये दोनों वैल्यू मिल करके क्या हो जाएगी, ई के पावर 0 1 हो जाएगी। आई कांस्टेंट है तो आई आपका बाहर निकल आएगा और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और आपको लिमिट क्या पुट कर देनी है, 0 से 2 पाई। लिमिट की वैल्यू रख दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई आई। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई आई। तो हमें लगता है अब इस टाइप का कोई भी प्रश्न देगा तो आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे ये तो आपका आंसर आप निकाल दिए कि 2 पाई आ गया इसका। मान लीजिए यहाँ पे वो यूनिट सर्किल न दे करके एग्जाम में आपको कोई और सर्किल ऐसे दे देता, मॉड जेड इक्वल टू आर, तब आप क्या पुट करते। तो जहाँ आप यहाँ पे जेड इक्वल टू ई के पावर आई थीटा पुट किए हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहता बस वही वाली वैल्यू सामने आप यहाँ पे रख देते, जेड इक्वल टू आर ई के पावर आई थीटा, बस आपका काम बन जाता, ठीक है। बाकी यही प्रोसीजर आप अपना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका क्या आया, 2 पाई आई। इसका आंसर आया आपका 2 पाई आई। तो आपका 2 पाई आई आंसर हो गया। अच्छा, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अगर एफ जेड कंटिन्यूअस है, कहाँ कंटिन्यूअस है, ऑन ए कंटूरियल, किसी कंटूरियल पे। अच्छा, कंटूरियल की लेंथ कितनी है, यल है, बहुत अच्छी बात है, लेंथ भी दे दिया। तो कह रहा है एफ जेड कंटिन्यूअस है, कहाँ कंटिन्यूअस है, किसी कंटूरियल में, उसकी लेंथ क्या है, यल है। सपोज कर लिया कि आपका ये जो फंक्शन एफ जेड है वो बाउंडेड है। ध्यान दीजिए, बाउंडेड को लिखने का ये तरीका होता है, यही तजुर्बा होता है कैसे बाउंडेड को दिखाते हैं। जब यहाँ पे मॉड एफ जेड लिखा है अर्थात मैग्नीट्यूड जो लिखा है किसका, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड का, जो लेस देन इक्वल टू किसी रियल नंबर एम से छोटा है, बताना चाह रहा है कि ये बाउंडेड है। तो देखिए दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, एफ जेड क्या है, कंटिन्यूअस है। कहाँ कंटिन्यूअस है, क्लोज कंटूर यल पे। इसकी लेंथ क्या है, यल है। और एक क्या है आपका फंक्शन, बाउंडेड है। कहाँ बाउंडेड है, उस कंटूर के अंदर बाउंडेड है। तो कह रहा है
कि अगर हम इस पूरे वैल्यू को ए से रिप्रेजेंट करें तो बताइए कौन सा इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। अच्छा, बड़ा अच्छा है। अच्छा, जब इस वैल्यू को आप इससे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सा आपका इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। हम आपको करके इसको भी दिखा देते हैं कि कैसे जो है कौन सा इनइक्वालिटी आपका यहाँ पर होल्ड करेगा। ठीक है। अच्छा, चलिए जरा देखिए इसके बारे में। तो आपके पास जो इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है उसी वैल्यू के अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है। तो आप देखे होंगे कि इस क्वेश्चन की जो आपकी जो वैल्यू दी हुई है बस जस्ट आपको मार्ड लेना है। ठीक है। तो हम उसी मार्ड को ले लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें आपका इसी का मार्ड लेना था, इंटीग्रेशन यल एफ जेड एंड डी जेड, इंटीग्रेशन यल एफ जेड एंड डी जेड, इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। कह रहा है कि हम इसको ए से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर ले। अच्छा, इसको अब जरा तोड़िए आप। तो जब आप तोड़ेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आपका एफ जेड है ना, ऐसे दो हिस्सों में आप तोड़ दीजिए ऐसे। ये आपका एफ जेड हो गया, ठीक, और इनटू क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका डी जेड हो गया। ठीक है। अब जरा देखिए, ए इक्वल टू आप जो वैल्यू लिखे हुए हैं इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब आप देखे होंगे कि क्वेश्चन में दिया है कि जो मार्ड एफ जेड और लेस देन इक्वल टू 1 है, यम है। तो आप इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा, और आपका ये डी जेड है। ठीक। कैपिटल एम आपका कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण आप इसको बाहर ले सकते हैं, तो आप एम को बाहर कर लिए। ठीक है। हम यहाँ से ए की वैल्यू लिख रहे हैं, तो अंदर आपका बचेगा यल डी जेड बचेगा। और अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि यल डी जेड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द कंटूर। तो इसकी लेंथ को स्मॉल एल दिया है क्वेश्चन में, तो स्मॉल एल अगर दिया है तो ये जो होगा आपका लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा। तो इसी ऑप्शन को आप जो है यहाँ पे टिक कर दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू एम एल हो जाएगी। ठीक है। तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, इसकी वैल्यू ए जो होगी वो लेस देन इक्वल टू एम एल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में एक और लेक्चर आप लोगों को अपलोड करेंगे ताकि और भी इन सारे क्वेश्चन को, नीचे दिए हुए क्वेश्चन को आपसे हम डिस्कस कर सकें। ठीक है। हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वाले वीडियो में कर दें। तो चलिए, हम लोग यहाँ तक तो कर ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा कि अगर यल कोई सर्किल है ना, यल आपका क्या है, कोई एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो कह रहा है कि डी जेड अपान जेड की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर डी जेड अपान जेड लिखेगा, यहाँ पे हालांकि हमने यहाँ पे 2 कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 कर देंगे तो वैल्यू कितना होगा आप लोग तो सीधे बता देंगे, क्योंकि तब यहाँ पर एफ जेड ही 1/2 हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। एफ जेड ही आपका 1/2 हो गया, जो कांस्टेंट होने के नाते एनालिटिक है, कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका जो आपका इंटीग्रेशन है वो सीधे आंसर 0 आ जाएगा, है ना, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सो यहाँ पे मान लिया आपका जेड लिखा हुआ है, जेड डी जेड अपान जेड लिखा हुआ है। तो डी जेड अपान जेड की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि डी जेड अपान जेड लिखा है तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी। देखिए यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। आपका ऐसे लिखा हुआ है डी जेड अपान जेड, है ना, इसी को इंटीग्रेट करना है आपको, इसी को आपको इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। अच्छा, आपका ये सर्किल दिया हुआ है, सी का मतलब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी है, आर है, और आपका आर दिया हुआ है क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये सारी बात कर रहा है। ठीक। तो बताइए, बिल्कुल आपका अगर आप ओरिजिनल फार्मूला लिखिए तो आपको तो मालूम ही है ना कि यही होता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू होता है 1/2 पाई आई, ऐसे होता है आपका 1/2 पाई आई, एंड एफ ऑफ जेड अपान एफ ऑफ जेड अपान जेड माइनस ए, यही होता है फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे जरा चेक करिए कि क्या इस रूप में आपको दिख रहा है सब कुछ, जो क्वेश्चन दिया है क्या इसमें उस टाइप का आपको सब कुछ दिख रहा है। तो आप देखेंगे बिल्कुल कि यहाँ पे अगर आप जेड माइनस आप 0 बना दीजिए तो आपको ये बात साफ साफ दिख रही है कि जेड माइनस 0 बना देने से आपका बिल्कुल इसी फॉर्म में हो गया। एफ जेड आपका यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे छुपा हुआ कांस्टेंट है, तो एफ जेड आपका कांस्टेंट हो गया।
तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहेंगे तो 2 पाई आई को इधर भेज दीजिए, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 पाई आई। और एफ ऑफ ए होता है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए का मतलब जेड माइनस जीरो, यही जीरो ही ए है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर एफ जेड है कितना, 1 है। तो एफ जेड अगर 1 है तो कांस्टेंट फंक्शन है ना यह, तो चाहे यहाँ पर जेड की कुछ भी वैल्यू रखिए, आपका आंसर तो क्या आएगा, बार बार आपका आंसर तो 1 ही आएगा ना, चाहे जो भी आप वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर आप यहाँ पर एफ जीरो की भी वैल्यू निकालेंगे तो भी 1 आएगा, तो आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 2 पाई आई। ठीक है, 2 पाई आई, क्योंकि एफ ऑफ जीरो की भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आई थिंक आप इस बात को भी समझ पा रहे होंगे, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है कि एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है। यहाँ पे आपका आंसर 2 पाई आई आया है। एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में, इंक्लूड बाई ए रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व सी, और एफ जेड कंटिन्यूअस है यल में। ध्यान से पढ़िए, बड़ा ही आसान प्रश्न है। एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। कहाँ एनालिटिक है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में, इंक्लूड बाई ए रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व यल, और एफ जेड कंटिन्यूअस है यल में। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सोचिए इसकी वैल्यू कितना आसान है। इधर लग रहा है 1 अपान जो 2 पाई आई था वो इधर भेज दिया होगा, और जेड माइनस जेड जीरो होने के नाते इधर एफ ऑफ जेड जीरो की वैल्यू ये लिखा होगा, जैसे एफ ऑफ ए हम लोग लिखते थे। तो आंसर आप सबको दिख रहा होगा ना, आंसर क्या होगा, यहाँ 1 अपान 2 पाई आई होता है, तो अपान वाला जब इधर जाएगा तो 2 पाई आई होगा ना, तो सीधे हो जाएगा 2 पाई आई एफ ऑफ जेड जीरो, क्योंकि एफ ऑफ जेड जीरो की वैल्यू 1 अपान 2 पाई आई करके लिखा होगा इंटीग्रल फार्मूले से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आई एफ जेड जीरो हो जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए एक ये सीरीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे बड़ा आसान सा है भाई, ये सीरीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए जरा हम इसको तोड़ के देखते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जो आपका एक क्वेश्चन है, इसमें सीरीज आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए बड़ा स्टैंडर्ड सा सीरीज था, बस केवल थोड़ा सा जैसे समेसन उमेसन लगा देने के कारण से आप उससे परिचित नहीं रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा कि आप उसको कहीं देखे नहीं हैं। लेकिन अभी हम जब तोड़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा था। देखिए ऐसे लिखा हुआ था, समेसन एन इक्वल टू 1 से वेरी कर रहा था आपका, और ये वैल्यू लिखा हुआ था इनफाइनाइट -1 के पावर, उसने लिख रखा है वैल्यू, ऊपर जो लिखा था n+1 लिखा था, -n के पावर 1 n+1, और फिर आपकी जो वैल्यू लिखी हुई थी वो था z के पावर 2n-1, z के पावर 2n-1। हमें लगता है कि कुछ लोग देख करके ही समझ पा रहे होंगे ये किसका एक्सपेंशन है, अगर किसी को फार्मूला बड़ा अच्छे से याद रहता होगा तो, और नहीं याद रहता होगा तो कोई दुख की बात नहीं है, अभी आपको दिख जाएगा। ये दिया हुआ था, है ना। और यहाँ पे सर्किल जानते हैं कितना दिया था, इनफाइनाइट रेडियस का, मतलब पूरा लग रहा है प्लेन को ही सर्किल बना लिया है। चलिए इसी की बात कर रहा है। एन की वैल्यू 1 रखो तो 1 1 2 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा 1 रखेंगे वैल्यू तो 2 में से 1 जाए, 1 बनेगा, तो आपका जेड हो जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। चलिए अब एन की वैल्यू 2 रखिए, यहाँ प्लस लगेगा ही, है ना, समेसन के कारण। तो 2 रखेंगे तो 2 1 3, माइनस के कारण ये माइनस रहेगा। ठीक, अच्छा जब आप 2 रख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा जेड क्यूब, और अपान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। अब हमको लगता है कि कुछ लोगों को दिखने लगा होगा क्या बन रहा है। वैल्यू यहाँ पे आप रखिए 3, तो आपका हो जाएगा प्लस में, ये वैल्यू आपका किस में हो जाएगा, प्लस में। और जब वैल्यू फिर प्लस में होगा तो आपका ये वैल्यू क्या होगा, 3 रखने पर 6 में से 1 जाए 5, तो जेड के पावर हो जाएगा 5, और अपान कितना हो जाएगा आपका, अपान हो जाएगा फैक्टोरियल 5। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको साइन थीटा का एक्सपेंशन याद है। बिल्कुल ये साइन जेड का एक्सपेंशन बन गया ना। तो देखिए आपका ये जो है वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू आपका साइन जेड के इक्वल हो गया। तो आपका ये जो आपका आंसर होगा इसमें, वो जहाँ भी साइन जेड लिखा होगा हम लोग उसी को आंसर मारते हैं, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो उसी को हम लोग आंसर कर देंगे, है ना। तो आपका जो आंसर दिख रहा है इसमें साइन जेड पहला ही ऑप्शन है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करा इस सीरीज के बारे में जरा सा चर्चा करिए, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल जैसे यह दिया था वैसे भी हमने जब 1 1 पुट किया है ना, आप इसमें भी पुट करिएगा। तो जैसे ही आप पुट करेंगे आपको ये जो सीरीज आपको दिख रही है, बिल्कुल एक कास जेड की सीरीज आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे पहला टर्म n = 0 पुट करिएगा, क्योंकि यहाँ n 0 से वेरी कर रहा है, यहाँ n 1 से वेरी कर रहा था। ठीक,
इसकी वैल्यू बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग, हमें लगता है कि लॉरेंट एक्सपेंशन पढ़े होंगे ना, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, बिल्कुल। और आप सभी लोगों को मालूम है कि इसको कैसे तोड़ा जाता है। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि ये कैसे तोड़ा जाता है, इसका तोड़ना अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम इसको आपको तोड़ के दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि इसको कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग जरा सा डील करें। क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सपेंशन पूछ रहा है। अच्छा, जब एक्सपेंशन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो आपका क्या दिया हुआ है, पहले इस बात को लिख लीजिए। जो आपका एनुलस दिया है ना, पहले उस एनुलस को आप लोग बना लीजिए। ठीक है, तो आपका जो भी एनुलस दिया है पहले आप उस एनुलस को बना लीजिए। ठीक, तो आपका एनुलस क्या दिया हुआ है, 0, और फिर आपका दिया हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ जेड और लेस देन इक्वल टू 4 दिया था, ये दिया था ना, ये आपका एनुलस रीजन था। लॉरेंट एक्सपेंशन आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे आपके पास 2 सर्किल हुआ करता था, आर और आर डैश रेडियस का, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होता था, उसी पे हम लोग एक्सपेंशन निकाल रहे थे, तो सबको याद होगा। अब चलिए हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप लोग अपने नोट्स में और बुक में देख लेंगे कि हम लोग कैसे लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन करते थे। हम डायरेक्ट जिसका एक्सपेंशन करना उसको लिख रहे हैं और आपको करके दिखा रहे हैं कि कैसे इसको करते हैं। आपका ये फंक्शन है, ये 4z माइनस जेड स्क्वायर, इसी का करना है। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को लिख लिया 1/4z माइनस जेड स्क्वायर। आप एक काम करिए, इसमें से आप जेड को कॉमन ले लीजिए, तो जेड कॉमन लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 4 माइनस जेड बन जाएगा। अब देखिए इन जनरल जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आए तो इसका पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन अंदाज से भी आप लिख सकते हैं, 1/z लिख लीजिए और प्लस 1/4 माइनस जेड लिख लीजिए। तो जरा देखिए ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, 4 माइनस जेड इधर जाएगा, प्लस जेड इधर, जेड जेड कट जाएगा, 4 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो आप एक काम करिए, 4 को ऐसे सामने लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 1/4। ठीक, अच्छा अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, ये आपका बन गया 1/4z। ठीक, और प्लस आपका हो जाएगा 1/4 और इनटू आपका हो जाएगा 1/4 माइनस जेड। सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है ना, यहीं पे होता है, कॉमन लेना। इसको बाइनॉमियल से एक्सपेंड करना होता है। अब इसमें कॉमन लेना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका एनुलस रीजन दिख रहा है ना, 4 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये जो मॉड जेड है और अपान जो 4 है, आपको ये वैल्यू लेस देन 1 दिखेगी, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 दिखेगी ना। मतलब आपको z/4 करना है, ये बात यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ जो भी वैल्यू लेस देन 1 दिखे उसी को आप कोशिश करते हैं क्या कि उसी को उसी फॉर्म में यहाँ पे कॉमन लेने पर बने। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो z/4 यहाँ बन जाएगा ना। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग एक काम वही करते हैं कि हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, किसका कॉमन ले लेते हैं, 4 को। तो जब 4 कॉमन आप लेंगे तो क्या बचेगा, इस बात को जरा सा देखिए, ये आपका हो जाएगा 1/4z। देखिए कॉमन लेना ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 4/mod z लेस देन 1 बनता तो कोशिश करते कि यहाँ कॉमन लेने पर जो एक्सप्रेशन अंदर दिखे वो भी 4/z दिखता। आप सभी लोग एक बार पढ़े होंगे जरूर। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 1/4। अब यहाँ पे हमको कॉमन किसको लेना पड़ेगा, 4 को। तो अगर आप 4 को कॉमन लेते हैं तो 4 को कॉमन लेने से आपका वैल्यू जो बनेगा, ये 1/4 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर आपका बचेगा 1 माइनस z/4। ये वैल्यू बच रहा है z/4, ये वैल्यू आपको मिलेगा, कोई दिक्कत। अच्छा, z/4 बना, इस पूरे का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है। यहाँ पे देखिए पूरे का आप चाहें तो ले सकते हैं, लेस देन 1 है तो आप बाइनॉमियल से एक्सपेंशन कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम इसका जरा सा एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन करने पर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आंसर क्या आएगा। चूँकि हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आपको समझाना भी है, टाइम लग रहा है। आप खुद से करेंगे तो बड़ा कम से कम टाइम में आप इसको कर देंगे। तो आपका जो वैल्यू मिला वो आपका मिला 1/4z, ये तो आपका पहले ही है यहाँ पे लिखा हुआ, और ये वैल्यू हो जाएगा प्लस 1/16, और ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है 1 माइनस z/4, जो नीचे डिनोमिनेटर में था उसको अगर ऊपर ले जाएं तो टोटल के पावर इनवर्स लिख सकते हैं। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो आपकी जो वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी 1/4z, और यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 1/16 और इसको आप एक्सपेंड करिए तो आप जानते हैं 1 माइनस इसको अगर x मानिए -1 का एक्सपेंशन आप लोग पढ़े होंगे, इसका एक्सपेंशन सभी लोगों को मालूम होगा 1 माइनस एक्स दिस का एक्सपेंशन अगर मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 है, देखिए तभी ये वैल्यू ली जा रही है लेस देन 1, चूँकि यहाँ पे आप जब बाइनामियल पढ़े होंगे तो पढ़ाया गया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब प्लस बन जाता है, ऐसे होती है ना, प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो इसी का एक्सपेंशन करना है। यहाँ x की जगह कितना है z/4 है, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस z/4 और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा z स्क्वायर होता है तो आपका हो जाएगा z²/16 है ना, एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। इसके तमाम सारे टर्म्स आपको मिलते हुए चले जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये जो वैल्यू दिख रहा है 1/4z हो गया और ये वाली आपको जो वैल्यू दिख रही है प्लस, अब प्लस के साथ वाले में आप यहाँ पर देखिए 1/16 आपको दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पर 1/16 दिख रहा है तो ये वैल्यू आप लिख लीजिए 1/16 हो गया। और फिर इसके बाद ठीक है, और तो कोई वैल्यू इसमें हमें लगता है छूट नहीं रहा है। ठीक है, तो 1/16 हो गया और प्लस आपका हो जाएगा कितना z/60 × 4 64 हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा z² और अपान 16 × 16 ऐसे होगा ना, 16 × 16 इस टाइप का समथिंग बन रहा है। आप देखिए बिल्कुल ऐसे बन रहा है। ठीक है, प्लस डॉट डॉट सो ऑन। अब चलिए ऑप्शन आप मैच कराएंगे, आपको यहाँ पर जो है चीज़ें मैच कर जाएंगी। तो जरा ऑप्शन पे हम लोग आते हैं और ऑप्शन से मैच करा लेते हैं कौन सा वाला बनेगा, देख लिया जाए। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है, अब क्या करिए ना, इसको ओपन करिएगा। अब ओपन करेंगे तो n की वैल्यू जब 0 रखेंगे, ठीक है, तो जब आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो z के पावर -1 है और यहाँ 0 रखेंगे तो 1/4z आ जाएगा। देखिए 1/4z आपका यहाँ पे था, 1/4z आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद जरा देखिए जब वैल्यू आप 1 रखेंगे तो z के पावर 0 1 हो जाएगा और 1 रखेंगे तो 1 1 2 4 चौका 16 1/16, तो आपका देखिए दूसरी वाली वैल्यू जो 1/16 है दिख गई। ठीक, तो बिल्कुल आपको दिखने लगेगा जो भी बनने वाला रहेगा। ऐसे आप यहाँ पर जब आप वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे z बचेगा और नीचे 4 के पावर 3 मतलब 64 बचेगा। तो देखिए आपका ये बिल्कुल वैल्यू दिख रहा है z/64, ऐसे अगली वैल्यू। तो आप सीधे सीधे इसको देखते हुए आप इसको टिक मार देंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल इसको भी आप लोग ओपन करिएगा और देखिएगा किसका एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन आप लोग पहचानते हैं, ठीक है, तो 16 भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज रिप्रेजेंट द सीरीज। इस सीरीज को कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपल सी बात है, n की वैल्यू 0 रखो तो 1 बचेगा और अपान फैक्टोरियल 0 तो 1 बचा, n की वैल्यू 1 रखो तो क्या मिलेगा आपका z/फैक्टोरियल 1 तो 1 प्लस z हो गया। ये बिल्कुल e के पावर x का एक्सपेंशन लग रहा है, बस x की जगह z लिखा हुआ है तो e के पावर z का बिल्कुल एक्सपेंशन है, तो बिना घबराए सीधे टिक मारिए e के पावर z। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। देखो साइन z जो होता है वो एनालिटिक होता है, इसीलिए वैल्यू 0 होगा, बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये एफ जेड की जगह काशी फार्मूले में साइन जेड लिखा है, काश जेड काशी फार्मूले में लिखा है, एनालिटिक होता है, इसलिए वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत है नहीं। सर्किल ये दिया हुआ है तो चूँकि इसको कोई दिक्कत ही नहीं है इस यूनिट सर्किल में और ना ही इसको कोई दिक्कत है पूरे प्लेन में। ई के पावर जेड इंटायर फंक्शन होता है, एनालिटिक होता है पूरे के पूरे आर्गेंड प्लेन में, इसकी भी वैल्यू 0 होगी काशी के अनुसार। इसकी वैल्यू जो है 2πi नहीं होगी क्योंकि 3 आपको आंसर सही मिल चुके हैं और इनकरेक्ट पूछ रहा है तो पक्का चौथा इनकरेक्ट होगा। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो काशी इंटीग्रल फार्मूले से निकलेगा, अभी हम आपको बाद में निकाल करके दिखाएंगे। इसकी वैल्यू अगर पूछ दे तो 2πi नहीं आएगी, आप निकाल भी सकते हैं, हम आपको समझाएंगे कैसे निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक इसमें डिस्कस करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के अगला लेक्चर हम कल ही बनाएंगे 33 तक का डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों से हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे।